जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। लास्ट वीडियो में दोस्तों अपन ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट को समझा था आसानी से, और उससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आते हैं उन सबको अपन ने टैकल किया था। अगर किसी दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ताकि वो अगर सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देख के इस वीडियो को देखेगा तो ये थोड़ा उसको बेहतर या अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना समय आप दूसरे कामों में अगर कोई काम में वेस्ट कर रहे हो, जितना कह सकते हो आप अगर खेलने में वेस्ट कर रहे हो या इंटरटेनमेंट में अपना समय वेस्ट बर्बाद कर रहे हो, तो उस समय का दोस्तों सदुपयोग करना शुरू करें और वो समय अपनी पढ़ाई को दें। एक बार दोस्तों आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करके देखें, उसके बाद जो भी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित किया आप अगर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो भी बन जाओगे, अगर एक आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो भी आप बनोगे, और दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो भी आप निश्चित रूप से बन जाओगे। लेकिन एक बार अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को समय दे के देखिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आप सफल होगे। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि राज्यों के अंदर कितने प्रकार के हाई कोर्ट का गठन किया गया है, किस किस आर्टिकल में गठन किया गया है, कितने हैं वर्तमान में अपने भारत देश के अंदर हाई कोर्टों की संख्या, तो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन किस प्रकार से उनको टैकल करेंगे। तो समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों जो राज्य में जो हाई कोर्ट है, राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का गठन होगा, ये दोस्तों संविधान में कहाँ बताया गया है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोस्तों बताया गया है संविधान के भाग 5 में। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ये बात दोस्तों संविधान के कौन से भाग में बताई गई है, भाग 5 में ये बात बताई गई है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, भाग 6 में ये बात बताई गई। भाग 5 में तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया था, भाग 6 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब दोस्तों कुछ एक जो आर्टिकल है, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपन उनसे देखते हैं। तो दोस्तों अपन आर्टिकल की बात करें तो हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 214 से लेकर आते हैं और आर्टिकल नंबर 231 तक ये आर्टिकल है। इसमें दोस्तों जो राज्यों के हाई कोर्ट है तो उस हाई कोर्ट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन इन आर्टिकल्स में किया गया है। तो अपने को दोस्तों ये सभी आर्टिकल्स याद नहीं रखने, अपने को 3 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको ही ध्यान रखना है। तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 216 और आर्टिकल नंबर 231। तो 3 आर्टिकल्स को दोस्तों स्पेशली आप याद रखोगे, अनुच्छेद नंबर 214 और अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद दोस्तों 231। अनुच्छेद 214 दोस्तों ये कहता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 कहता है दोस्तों राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 214 जैसे ही अपने प्रारंभ में संविधान बन के तैयार होता उसी समय इसको ऐड किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आपको पता ही है, जैसे जैसे 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, उसी के बाद जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई तो राज्यों की संख्या बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की, अतिरिक्त हाई कोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया, इसके लिए बाद में आर्टिकल नंबर 231 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों राज्यों की संख्या तो एक राज्य से अलग करके दूसरा राज्य बना दिया जाता था, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि कुछ एक ऐसे राज्य भी बनाए गए दोस्तों, और आज भी कुछ एक ऐसे राज्य हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं और उनके लिए एक ही हाई कोर्ट के गठन की व्यवस्था की गई है। तो वो दोस्तों कौन सा आर्टिकल बताता है, वो ये आर्टिकल बताता है आर्टिकल नंबर 231। आर्टिकल नंबर 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा।
ये कहता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 231। अब अपना बचता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 216। तो अनुच्छेद 216 क्या कहता है? अनुच्छेद 216 में दोस्तों हाईकोर्ट के गठन का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 216 हाईकोर्ट के गठन से संबंधित है। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, तीनों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल पूछा जाएगा तो इन्हीं 3 में से एक पूछा जाएगा। 214 राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, 216 हाईकोर्ट के गठन संबंधी है, और 231 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में अपने भारत देश में दोस्तों कितने हाईकोर्ट हैं। भारत में दोस्तों अगर अपन हाईकोर्ट देखना चाहें तो अभी वर्तमान में दोस्तों हाईकोर्ट की संख्या है भारत देश में 25 अभी हाईकोर्ट है। और जो लास्ट दोस्तों जो 25वां हाईकोर्ट है दोस्तों, वो बना है आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट बना है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ बना है दोस्तों? अमरावती में बना है। 2019 में। तो ये लास्ट हाईकोर्ट 25वां कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट बना है अमरावती में 2019 में। ये दोस्तों करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। तो 25वां तो हाईकोर्ट तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में बना है। तो और हाईकोर्ट कहाँ स्थित है अपन इनको भी देखेंगे थोड़ा आगे। लेकिन आप यहाँ देखिए जो ये 25 हाईकोर्ट है दोस्तों, इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो 25 में से दोस्तों जो 23 जो हाईकोर्ट है ये राज्यों के से संबंधित है, और जो 2 जो हाईकोर्ट है दोस्तों, 2 ये है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से संबंधित हैं। तो 23 हाईकोर्ट राज्यों से संबंधित है, 2 हाईकोर्ट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं दोस्तों? दिल्ली, और एक दोस्तों अभी अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, जो राज्य था अब उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो एक हाईकोर्ट संबंधित है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। एक तो दिल्ली से संबंधित है और एक दोस्तों जम्मू और लद्दाख से संबंधित है। तो इनको आप याद रखोगे। आपसे अगर केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हाईकोर्ट पूछे तो दिल्ली और जम्मू और लद्दाख का जो हाईकोर्ट है, जम्मू और लद्दाख का दोस्तों एक ही हाईकोर्ट है, ध्यान रखना है। तो एक दिल्ली का है और एक जम्मू और लद्दाख का है। 23 जो हाईकोर्ट है दोस्तों ये राज्यों से संबंधित है। किस राज्य में कौन सा हाईकोर्ट है इसकी अपन थोड़ा आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से अपने को 2-3 बिंदु याद रखने हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत देश में कितने हाईकोर्ट हैं? 25। लास्ट हाईकोर्ट कहाँ खोला गया? आंध्र प्रदेश में अमरावती में खोला गया 2019 में। 23 हाईकोर्ट राज्यों से संबंधित है, 2 हाईकोर्ट है वो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। अब अपने से यहाँ पे अपने से राज्य पूछ लिया जाए तो दोस्तों राज्य अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आपने को ध्यान है दोस्तों 28 वर्तमान में राज्य है, प्लस 9 है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो ये संख्या भी आपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जब से दोस्तों जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उससे पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू और लद्दाख के रूप में। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ के हो गई है 7 से 9 और राज्यों की संख्या 29 से घट के हो गई है 28। तो 28 राज्य है वर्तमान में और 9 है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि 28 राज्य हैं और हाईकोर्टों की संख्या कितनी है दोस्तों? 23। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन जो आर्टिकल नंबर 231 अपना कहता है, कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के तहत ऐसे हाईकोर्टों का गठन भी किया गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अपन दोस्तों देखेंगे कि नियुक्ति, जो हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ये किस प्रकार से होती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति देखेंगे दोस्तों। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल आप लोग अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। अनुच्छेद नंबर 217 के अंदर हाईकोर्टों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। अभी हाईकोर्ट की नियुक्ति दोस्तों करता कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों जो हाईकोर्ट है इनके जो जज की नियुक्ति है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है, वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति महोदय करते हैं इनकी नियुक्ति कि तो ये दोस्तों क्या राष्ट्रपति संविवेक के आधार पर नियुक्ति करते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और किसकी सलाह से करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की से जो और दूसरे मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं की सलाह से करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन यहाँ पे जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है, वो भी दोस्तों राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये सलाह दोस्तों यहाँ पे किसकी लेता है,
तो सलाह इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रपति सलाह लेता है दोस्तों दो व्यक्तियों की। एक तो दोस्तों लेता है राज्यपाल की, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेता है, और दोस्तों सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। ध्यान रखना है इसको आपको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किनकी सलाह से? राज्यपाल की सलाह से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो दोस्तों इन दोनों की सलाह से कर दी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से कर दी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब हाईकोर्ट के अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यपाल से सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, और जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है इनकी भी सलाह लेंगे। तो ध्यान रखना है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह उनको लेनी होती है। तो यह है दोस्तों हाईकोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है, आप आसानी से समझ सकते हो। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे आगे अपन देखेंगे दोस्तों जो योग्यता है, जो मजिस्ट्रेट बनने के लिए क्या इनमें योग्यता का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से अपन समझेंगे योग्यता दोस्तों। योग्यता, तो योग्यता में दोस्तों एक तो जो मेजर फैक्टर है वो सबको आपको ध्यान ही रहता है कि वह भारत का नागरिक हो। एक योग्यता ये तो दोस्तों होनी चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे चुनाव लड़ रहे हो, चाहे आप कोई अपॉइंटमेंट पा रहे हो, ये योग्यता तो दोस्तों एक होनी ही चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दोस्तों दूसरी योग्यता इसके अंदर क्या होनी चाहिए कि 10 वर्ष तक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पद पे कार्यरत रह चुका हो। ध्यान रखना आप लोग, दूसरी योग्यता में याद रखना है 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन न्यायालय कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रह चुका हो। 10 वर्ष तक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रह चुका हो, या फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो दोस्तों वो क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए? वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अगर इन दोनों में से, नीचे वाली इन दोनों में से कोई एक योग्यता कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वह व्यक्ति चुना जा सकता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ध्यान रखना है वह भारत का नागरिक हो, यह कंडीशन नेसेसरी है। अगर 10 वर्ष तक वह किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पद पे रह चुका हो तो भी चुना जा सकता है, या फिर वह 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो तो भी उसको जो अपना कहते हो उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय, उसमें उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये योग्यता से संबंधित जो फैक्टर है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं दोस्तों शपथ कि इनको कौन दिलाता है शपथ। जो हाईकोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं दोस्तों इनको राष्ट्रपति महोदय, सॉरी दोस्तों, शपथ इनको दोस्तों दिलाते हैं राज्यपाल। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा अलग है। शपथ दिलाते हैं दोस्तों इनको राज्यपाल। तो जिस प्रकार से दोस्तों अपन रिकॉल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उनको दिलाते थे राष्ट्रपति। लेकिन अब अगर अपन राज्यों में हाईकोर्ट की बात करें तो राज्यों में हाईकोर्ट है, इनके न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं अपने राज्यपाल महोदय। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कार्यकाल का। कितना होता है दोस्तों इनका कार्यकाल? तो इसको समझते हैं। जो हाईकोर्ट है दोस्तों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों होता है 62 वर्ष। 62 वर्ष की मैक्सिमम आयु अगर हो जाती है तो उनको रिटायरमेंट लेना अनिवार्य है। और अपने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों समझाता, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल की जो अधिकतम सीमा है वो थी दोस्तों 65 वर्ष। तो ये कार्यकाल के दोनों ही बिंदु आप यहाँ से ध्यान रखोगे दोस्तों। थोड़ा कंपेयर करके पढ़ोगे दोस्तों तो थोड़ा याद रखने में आपको थोड़ी सहूलियत होगी, इसीलिए मैं ये हाईकोर्ट के बारे में आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। किसी दोस्त ने हाईकोर्ट का वीडियो अगर पहले से देख लिया है तो ये चीज़ें उनको ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी। तो यहाँ से अपन ने देखा दोस्तों शपथ और उसके बाद देखा कार्यकाल। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बिंदु आपको याद हो चुके होंगे।
इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्यागपत्र। त्यागपत्र की अपन बात करें दोस्तों तो हाईकोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, न्यायाधीश हैं, वो त्यागपत्र दोस्तों किसे देते हैं? वो त्यागपत्र देंगे दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को। यहाँ पे वो त्यागपत्र ध्यान रखना राज्यपाल को नहीं देंगे, शपथ ही वो राज्यपाल के समक्ष ग्रहण करते हैं। त्यागपत्र दोस्तों वो देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। और अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है वो भी त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। तो त्यागपत्र से संबंधित बिंदु तो यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक बात आती है, अगर इनको हटाना हो, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको अगर हटाना हो अपने को, तो इनको हटाने की दोस्तों क्या प्रक्रिया होती है? तो हटाने की प्रक्रिया दोस्तों जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लगभग दोस्तों उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। लेकिन संविधान में इसको महाभियोग शब्द से नहीं पुकारा गया है, महाभियोग शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं हुआ है। और अपन ने दोस्तों लास्ट वीडियो में भी समझा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, लगभग उसी प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। हटाने की क्या प्रक्रिया दोस्तों? हटाने की प्रक्रिया जैसे संसद के होते हैं दोस्तों 2 सदन, संसद के होते हैं 2 सदन, एक होता है दोस्तों लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो कोई भी प्रस्ताव संसद के लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, उस प्रस्ताव को संसद के ये जो 2 सदन है दोस्तों, दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पारित कर दे, सदनों से पारित कर दे और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दें, तो उसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की भी लगभग दोस्तों सेम यही प्रक्रिया है, उसको भी अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन ये है कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि कम से कम 100 मेंबर की सहमति जरूरी होती है लोकसभा में और 50 मेंबर की सहमति जरूरी होती है राज्यसभा में। अगर 100 मेंबर सहमति देते हैं लोकसभा में कि प्रस्ताव ला सकते हो तो ही लाया जा सकता है। अगर ये 100 कैंडिडेट नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं, तो ये प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। हटाने से संबंधित प्रक्रिया सेम लगभग सुप्रीम कोर्ट के समान ही है। इस प्रक्रिया से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हो। इसके बाद समझते हैं दोस्तों जो स्थानांतरण है, स्थानांतरण किस प्रकार से इनका होता है। जो हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं दोस्तों, इनका स्थानांतरण समझते हैं किस प्रकार से, कौन करता है इनका स्थानांतरण। स्थानांतरण में इनकी आप कह सकते हो जिसको ट्रांसफर बोलते हो, ट्रांसफर में इनकी किन की भूमिका होती है। तो ध्यान रखना है हाईकोर्ट में जो भी मजिस्ट्रेट है या न्यायाधीश है, इनके स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ही हाईकोर्ट के या कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हाईकोर्ट के सभी जो मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, उनका जो क्षेत्र है, कह सकते हो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसफर होता है, तो वो कौन करते हैं दोस्तों? वो करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय, या फिर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर बनाना है तो वो कार्य भी करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। यह बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों शक्तियों की, हाई कोर्ट की शक्तियाँ। जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी शक्तियाँ पढ़ी थी, काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, उसी प्रकार से दोस्तों हाई कोर्ट जो एक राज्यों का एक शीर्ष कोर्ट होता है, इसको भी काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो अपन थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि इसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है और थोड़ा उनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले अपन एक शक्ति अपन यहाँ से याद रखेंगे, मूल अधिकारिता की शक्ति। थोड़ा इधर लिख लेते हैं दोस्तों, मूल अधिकारिता की शक्ति। मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता की शक्ति के अंदर दोस्तों क्या शामिल कर सकते हो आप? मूल अधिकारिता की शक्ति के अंदर आप कह सकते हो दोस्तों कुछ एक ऐसे अधिकार है दोस्तों जिनके ऊपर डायरेक्ट हाईकोर्ट को सुनने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप ले सकते हो मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई वाद विवाद होता है तो सीधे उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, या फिर विधानमंडल से कोई संबंधित कोई वाद विवाद होता है दोस्तों तो उसको सीधे चुनौती ही अपने हाईकोर्ट में दी जा सकती है। तो यहाँ से 2 बिंदु याद रख सकते हो, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई वाद विवाद या फिर विधानमंडल से कोई वाद विवाद होता है तो डायरेक्ट उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सेकंड शक्ति के रूप में दोस्तों अपन यहाँ पे याद रखोगे दोस्तों आप लोग, जो रीट अधिकारिता की शक्ति इसको प्राप्त है। रीट अधिकारिता,
रीट अधिकारिता के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो ये अपने जो मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ा भी था, कौन कौन सी 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अगर कोई दोस्त डिटेल से देखना चाहते हो तो एक बार मौलिक अधिकार वाला वीडियो देख ले, उसको 5 प्रकार की रीट अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो रीट अधिकारिता की शक्ति भी दोस्तों यही है कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन उसके खिलाफ जो अपने कह सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट में अपन दावा कर सकते हैं, रीट दायर कर सकते हैं। तो रीट अधिकारिता की शक्ति भी हाई कोर्ट को प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार तो दोस्तों अपन ने समझा था कि अपना जो भारत देश है इसके अंदर दोस्तों जो न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों वो एकीकृत रूप में न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है। एकीकृत रूप का मतलब दोस्तों सबसे ऊपर काम करता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे काम करता है हाई कोर्ट और उसके नीचे का नाम करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। अपन ने समझा था कि एकीकृत न्यायिक पद्धति को अपनाया गया है। एकीकृत न्यायिक पद्धति क्या मतलब दोस्तों कि राज्य के लिए या फिर केंद्र के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं है, सभी के लिए समान कानून है। तो इसके अंदर तो अपीलीय अधिकार के अंतर्गत दोस्तों क्या है, अपीलीय अधिकार के अंदर अगर कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील कहाँ दायर कर सकता है दोस्तों, वो उसकी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। तो यही एक अपीलीय अधिकार भी दोस्तों, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है किसे है, हाई कोर्ट को। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के मुकदमे या कह सकते हो हाई कोर्ट की अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी बाद में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील दायर कर सकता है दोस्तों। तो ये एकीकृत रूप में दोस्तों अपनाया गया है इसको संविधान के अंदर। तो अपीलीय अधिकार दोस्तों इसको प्राप्त है हाई कोर्ट को। और दोस्तों आप याद रख सकते हो इसको अभिलेख न्यायालय, अभिलेख जो अभिलेख न्यायालय है दोस्तों, अभिलेख न्यायालय का भी इसको अधिकार प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय को कैसे समझ सकते हो दोस्तों, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है दोस्तों हाई कोर्ट जो भी किसी अपील के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बिल के ऊपर जो निर्णय सुनाता है दोस्तों, तो वो निर्णय हाई कोर्ट स्वयं के लिए और उससे निचले स्तर के जो भी न्यायालय उनके लिए कानून के रूप में माना जाएगा, वो उसको एक कानून के रूप में फॉलो करेंगे। तो ये इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। कहने का मतलब जो निचले स्तर के न्यायालय है उनके लिए हाई कोर्ट का निर्णय एक अभिलेख बन जाता है, एक अभिलेख बन जाता है, कानून की तरह बन जाता है। इसी को कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों। अगला बिंदु अपन देखना चाहें दोस्तों तो देख सकते हो कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी इसको प्राप्त है। और दोस्तों क्या समझ सकते हो, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन भी शक्ति भी इसको प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन दोस्तों इसको कुछ एक आर्टिकल इनके तहत दी गई है, जैसे आर्टिकल नंबर 32 है, 13 है, 226 है। तो आर्टिकल नंबर 32 है, 13 है, 226 है, इनके तहत इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब है दोस्तों, तो इसको थोड़ा समझिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का ये मतलब है दोस्तों, अगर हाईकोर्ट मानो किसी फैसले पे कोई निर्णय सुनाता है तो उसके बाद दोस्तों अगर उसको महसूस होता है कि फैसले के अंदर कुछ कमी रहेगी तो वो अपने ही द्वारा दिए गए फैसले का पूर्ण से पुनर्विलोकन कर सकता है, नंबर एक बात। उसके अलावा अगर राज्य की कार्यपालिका या राज्य की विधायिका अगर कोई बिल या प्रस्ताव अपने संविधान के अनुरूप पारित नहीं करती है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के साथ उसको देख सकता है, उसका मंथन कर सकता है। अगर वो सही पाया नहीं जाता है वो बिल या विधेयक, तो उसको खारिज करने की शक्ति भी इसे प्राप्त है। तो ये सब है दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आप अन्य शक्तियों में एक दो याद रख सकते हो कि हाईकोर्ट जो अपने निचले स्तर के जो भी न्यायालय हैं उनका रख रखाव करना, उनका संरक्षण करना, इन सब की शक्ति भी प्राप्त है हाईकोर्ट को। तो ये सारी बिंदु दोस्तों आप हाईकोर्ट से याद रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब अपन जानेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य का हाईकोर्ट कहाँ है। अपन इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। अब अपन थोड़ा अपन एक बार उनको समझते हैं और उनको उन सबको क्वेश्चंस को याद करने का दोस्तों प्रयास करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि जो हाईकोर्ट जो दोस्तों बनने का जो सिलसिला है दोस्तों, हाईकोर्ट बनने का सिलसिला शुरू कब हुआ दोस्तों, ये दोस्तों अंग्रेजों के शासनकाल था, उस समय से ही हाईकोर्ट बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो 1862 में दोस्तों हाईकोर्ट बनने का सिलसिला शुरू हुआ था। और सबसे पहले दोस्तों 3 जगहों पर जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी,
कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ थी दोस्तों? बम्बई थी, कोलकाता थी और मद्रास थी। बम्बई, कोलकाता और मद्रास, तो 3 प्रेसिडेंसियों में दोस्तों सबसे पहले 1862 ईस्वी में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आप इन तीनों प्रेसिडेंसियों को याद रखिएगा दोस्तों। अब अपन दोस्तों अपन देखेंगे जो हाईकोर्ट हैं, इनके जो मुख्यालय हैं दोस्तों वो कहाँ कहाँ स्थित है। यहाँ से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बन के आते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि वर्तमान में अपने देश में 25 हाईकोर्ट हैं। तो सिंपल सी बात है, 25 हाईकोर्ट हैं दोस्तों, तो इनके मुख्यालय भी स्थित है। तो कुछ एक के मुख्यालय दोस्तों स्थित है उनकी जो भी राज्य है उनकी राजधानी के अंदर ही स्थित है, और कुछ एक के मुख्यालय उनकी राजधानी के अंदर स्थित नहीं है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है कि इन 25 के 25 का मुख्यालय याद नहीं करना है, इनमें से उन हाईकोर्ट का मुख्यालय याद करना है जो उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। तो उनको अपन दोस्तों इस एक चार्ट बनाऊंगा, इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि आप आसानी से 25 के 25 हाईकोर्ट का मुख्यालय याद रख सको। और अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों स्पेशली आपसे उसी हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी में स्थित नहीं है। राजधानी वाला अगर पूछा जाता है तो इजी में आप वैसे ही लगा दोगे, क्योंकि राज्य की राजधानी तो लगभग सभी को पता ही होती है। तो यहाँ से अपन देखेंगे दोस्तों स्पेशली उनको देखेंगे जो जिनके मुख्यालय है वो उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। और कुछ एक दोस्तों वो हाईकोर्ट है जिनका कार्य क्षेत्र अपन ने देखा था आर्टिकल नंबर 231 के तहत जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत है। थोड़ा सा अपन उनको देखेंगे क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे आपको पता है गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है दोस्तों जो असम का, इसके अंदर 4 राज्यों का कार्य क्षेत्र है। तो आपको पूछ लेगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र किस राज्य से संबंधित नहीं है। 3 राज्य डाल देगा, एक कोई अलग राज्य डाल देगा और वही आपको राइट आंसर बताना है। तो कुछ एक वो राज्य है जिनका 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैलाव है और वो हाईकोर्ट जो उसकी राजधानी के अंदर स्थित नहीं है। इन सबको अपन इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको जो 25 अपने देश के जो हाईकोर्ट है वो 25 के 25 हाईकोर्ट याद हो जाएंगे और यहां से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव आप गलत नहीं बना पाओगे। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो हाईकोर्ट है दोस्तों वो है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद के अंदर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखें दोस्तों, अगला है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है दोस्तों कहां पे है? बिलासपुर में। ध्यान रखना आपको, बिलासपुर। इससे नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों असम का जो हाईकोर्ट है दोस्तों वो है गुवाहाटी में। और जो असम जो हाईकोर्ट है दोस्तों इसके कार्य क्षेत्र के अंदर दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों में स्थित है। तो कौन कौन से राज्यों में स्थित है दोस्तों? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आपको ध्यान रखना है, असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल। यहां से दोस्तों कई बार ऑब्जेक्टिव बना के दे देते हैं, तो इन चारों राज्यों का आपको नाम याद रखना है। इसके बाद दोस्तों असम के बाद अपन देखें तो आता है गुजरात। तो जो गुजरात का जो हाईकोर्ट है दोस्तों ये है अपना अहमदाबाद में। गुजरात हाईकोर्ट है दोस्तों अहमदाबाद में। उसके बाद आता है दोस्तों केरल का अपना एर्नाकुलम में। केरल, एर्नाकुलम। उसके बाद दोस्तों आता है अपना एमपी, मध्य प्रदेश जो दोस्तों हाईकोर्ट है वो है दोस्तों जबलपुर में। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों अपना आता है उड़ीसा का दोस्तों है अपना कटक में। उड़ीसा का अपना कटक में। और उसके बाद दोस्तों अपना था राजस्थान
राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय दोस्तों जोधपुर में, और राजस्थान के बाद में दोस्तों आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का अपना नैनीताल में। उत्तराखंड का है नैनीताल। तो ये है दोस्तों वो हाईकोर्ट जिनका मुख्यालय है दोस्तों उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। इनको आपको स्पेशली दोस्तों याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इनको अगर आप याद रख पाओगे तो जिन हाईकोर्ट जो बच गए दोस्तों, जो भी हाईकोर्ट, उनके मुख्यालय दोस्तों उनकी राजधानी में ही स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन स्पेशली अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं हाईकोर्ट से संबंधित पूछा जाएगा, क्योंकि राजधानी वाले से तो वो पूछता नहीं, उसको पता है ये ऑलरेडी राजधानी में, और ये सभी को पता होता है। तो ये जो हाईकोर्ट है दोस्तों इनके नाम आप बिल्कुल एकदम याद रखोगे। तो एक बार अपन दोस्तों इनका थोड़ा रिवीजन करते हैं और इनको याद रखने का प्रयास करते हैं सभी हाईकोर्ट्स को। देखिएगा दोस्तों, अपन ने असम वाले को याद किया, इसमें 4 हाईकोर्ट के क्षेत्र है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से दोस्तों जो केरल का जो हाईकोर्ट है, केरल का हाईकोर्ट का है एर्नाकुलम में। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं? इसके अंदर केरल का आता है दोस्तों, एक तो कार्य क्षेत्र दोस्तों केरल को केरल वाला आता है, और एक आता है अपना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो कार्य क्षेत्र है वो दोस्तों इस केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इसको अपने को दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बार अपन इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। यूपी, तो दोस्तों सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन हाईकोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लेकिन हाईकोर्ट बिलासपुर में। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर, लेकिन हाईकोर्ट गुवाहाटी में। कुल मिला के इनके हाईकोर्ट इनकी राजधानी में ना होकर दोस्तों दूसरी जगह स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, असम गुवाहाटी, 3-3 का पेयर बना के दोस्तों आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुजरात का अहमदाबाद, केरल का एर्नाकुलम, मध्य प्रदेश का जबलपुर। तो अपन ने इन 3 को याद किया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा का कटक में, राजस्थान का जोधपुर में, और उत्तराखंड का नैनीताल में। अब दोस्तों अपन इन तीनों का अपन ने याद किया। इस प्रकार से 3-3 करके इन 9 का ही अपने को जो मुख्यालय है वो याद हो चुका। अब बात करते हैं न्यायिक क्षेत्र की। तो न्यायिक क्षेत्र अपने को असम वाले का याद रखना है, 4 राज्यों में है, और केरल वाले का याद रखना है अपने का जो 2 का है। असम का असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। केरल का केरल और लक्षद्वीप। अब दोस्तों कुछ एक और हैं जो न्यायिक क्षेत्र अलग अलग है। वो हाईकोर्ट जो राजधानी में तो है, उनकी राजधानी में ही है वो, लेकिन उनके न्यायिक क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के हैं। तो एक बार थोड़ा अपन उनको देख लेते हैं, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट जो है मुंबई में, मुंबई जो हाईकोर्ट है दोस्तों महाराष्ट्र का, इसकी राजधानी के अंदर स्थित है। लेकिन इसके अंदर न्यायिक क्षेत्र मुंबई के अलावा कौन कौन सा न्यायिक क्षेत्र लगता है ध्यान रखना है। तो इसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा व दादर व नागर हवेली का क्षेत्र लगता है दोस्तों। किस किस का लगता है? महाराष्ट्र, गोवा व दादर नागर हवेली। तो इन सब का कार्य क्षेत्र लगता है दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों एक अपन देखें वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट कहाँ स्थित दोस्तों? कोलकाता में ही है, इसकी राजधानी में ही है। लेकिन इसके अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों के कार्य क्षेत्र लगते हैं। किन किन के कार्य क्षेत्र लगते हैं इनको अपने को याद रखना है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। किन किन के लगते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार। इनके कार्य क्षेत्र दोस्तों इसके अंदर लगते हैं। और अपन दोस्तों देखना चाहें तो और अपन देख सकते हैं चेन्नई, जो तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? चेन्नई में। चेन्नई में किस किस का लगता है? तमिलनाडु व पांडुचेरी या पुदुचेरी कहते हो दोस्तों। तो चेन्नई हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट में किस किस का लगता है दोस्तों? तमिलनाडु का लगता है एक तो, वह पुदुचेरी का लगता है। कुछ इसे पांडिचेरी कहते हैं, कुछ पुदुचेरी बोलते हैं। तो चेन्नई हाईकोर्ट के अंदर तमिलनाडु है, पुदुचेरी का लगता है दोस्तों। एक अपन याद करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ हाईकोर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में किस किस का लगता है? पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़, तीनों का लगता है दोस्तों। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में किस किस का लगता है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़। उसके बाद दोस्तों जो 2013 में
3 हाईकोर्ट का गठन किया गया था। उससे पहले उनका कार्य क्षेत्र दोस्तों जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है असम का, उसके अंदर ही आता था। तो उन तीनों का आपको नाम याद रखना है, वो है दोस्तों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो 2013 में दोस्तों 3 हाईकोर्ट का गठन किया गया था। किन किन का? मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा। 2013 से पहले दोस्तों ये किसके अंडर में आते थे? ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आते थे। तो 2013 में इन 3 हाईकोर्ट का गठन किया गया था। और लास्ट आप याद रख सकते हो करंट के रूप में दोस्तों 2019 का। 2019 में कहाँ गठन किया गया दोस्तों? अमरावती का, अमरावती आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो इसको आप याद रख सकते हो, जो देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। तो इन सब बिंदुओं को दोस्तों अगर आप याद रख लेते हो तो यहाँ से आपका हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो भी दोस्तों वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो उसको समय पे मिल सकें और वो अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, एक निश्चित दिशा में अपनी तैयारी आगे लेके जा सकें, ताकि सफलता को वो निश्चित अपनी सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।